Good morning, students. Take out your economic book. We shall continue our chapter sectors of the Indian economy. We have already explained primary sectors, secondary sectors, and tertiary sectors. Now, our topic कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, हम किस तरह से तीनों सेक्टरों का कंपेयर करेंगे, इसमें एग्जाम्पल सहित पढ़ेंगे. द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द प्राइमरी सेक्टर्स एंड सेकेंडरी सेक्टर्स एंड टर्सरी सेक्टर्स. तीनों सेक्टर्सों में जो काम किया जाता है वो इन तीनों में ही इंक्लूड होता है. Produce a very large number of goods and services. Also, three sectors have a large number of people working in them to produce these goods and services. The next step, therefore, is to see how much goods and services are produced and how many people work in each sectors. किस सेक्टर्स में कितना काम किया गया और कितने लोग इसमें इंगेज हुए, किस सेक्टर्स में कितने लोग इंगेज हुए, ये भी हम देखते हैं. इन एन इकोनॉमी देयर कुड बी वन और मोर सेक्टर्स विच आर डोमिनेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट. हम देखते हैं टोटल प्रोडक्शन को और एम्प्लॉयमेंट कितना मिला. while other sectors are relatively small in size. How do we count? किस तरह से काउंट करते हैं, कैसे काउंट करते हैं? The various goods and services and know the total production in each sector. With so many thousands of goods and services produced, you might think this is an impossible task. Not only would the task be enormous a lot of, you might also wonder how we can add up cars and computers and nails and furnitures. It won't make sense. You are right in thinking so. To get around this problem, economists suggest that the value of goods and services should be used rather than adding up the actual numbers. For examples, if 10,000 kg of wheat is sold and rupees 8 per kilogram, the value of wheat will be 80,000. उसका टोटल वैल्यू निकाल लिया 80,000. द वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट. दूसरा आइटम लेते हैं कोकोनट. एट 10 रुपीज़ पीस विल बी 50,000. सिमिलरली द वैल्यू ऑफ गुड्स, अब कोकोनट की वैल्यू हमने निकाली, उसकी 50,000 होती है. अब गुड्स एंड सर्विसेज इन द थ्री सेक्टर्स आर कैलकुलेटेड एंड देन एड अप. और तीनों सेक्टर्स में कितना काम किया है वो हम देखते हैं. Remember, there is one precaution one has to take. Not every good that is produced and sold needs to be counted. It makes sense only to include the final goods and services. Take for instance a farmer who sells wheat to a फ्लोर मिल्स टू 8 रुपीज़ पर. एक किसान वीट का प्रोडक्शन करता है और फ्लोर मिल को 8 रुपीज़ पर किलोग्राम के हिसाब से उनको सेल करता है. द मिल ग्राइंड द वीट. मिल का काम होता है उसको ग्राइंड करना. एंड सेल द फ्लोर टू ए बिस्किट्स. और बिस्किट बनाने वाली कंपनी को आटे को सेल करता है. कंपनीज फॉर 10 रुपीज़ पर किलोग्राम. The biscuits companies assess the flour and things such as sugar and oils or to make
4 packets of biscuits. It sell biscuits in the market on the consumers for 60 rupees. Biscuits are the final goods, that is goods that reach the consumers. फ्लोर मिल्स से बिस्किट बनाने वाली कंपनी को जाता है। बिस्किट बनाने वाली कंपनी उसमें शुगर और ऑयल मिला के बिस्किट तैयार करती है और वो फाइनल गुड्स कहलाता है। वाई आर ओनली फाइनल गुड्स इज़ एंड सर्विसेज काउंटेड। इसमें फाइनल गुड्स और सर्विसेज दोनों चीज़ काउंट की जाती हैं। इन कंट्रास्ट टू फाइनल गुड्स, गुड्स सच एज wheat and the wheat flour in this examples are intermediate goods. इंटरमीडिएट्स, इसके बीच में जो वर्क किया जाता है वो इंटरमीडिएट गुड्स में आता है। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट गुड्स। जब टोटल कॉस्ट निकल के आती है तो उसमें सब इंक्लूड किया जाता है। जितना वर्क होता है उस वर्क को इंक्लूड करते हैं जो फाइनल गुड्स कहलाता है। हैंस द वैल्यू ऑफ 60 रुपीज़ फॉर द बिस्किट्स। फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ फ्लोर 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ का परचेज किया हुआ फ्लोर आटा 60 रुपीज़ में सेल आउट होता है। बिस्किट्स सिमिलरली द वैल्यू ऑफ all other intermediate goods would have been included the count the value of flour and wheat separately in therefore not correct because then we would be counting the value of same things a number of times, first as wheat then as flour and finally एज बिस्किट्स। गेहूँ किसानों से आया हुआ और फाइनल बिस्किट तैयार होता है वो सब कैलकुलेट किया जाता है। अलग अलग सेक्टर्स में कितना काम हुआ है और फाइनल हमको क्या मिलता है उसमें। इसी में द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, जो फाइनल गुड्स की वैल्यू होती है, and services produced in each sectors during a particular year provides the total production of the sectors for that year and the sum of productions in the three sectors gives what is called the gross domestic product, जिसको बोलते हैं GDP। अब सब मिला के जो फाइनल गुड्स की जो वैल्यू आती है वो GDP में काउंट की जाती है ऑफ ए कंट्री, और सब मिला के कंट्री का GDP निकल के आता है। इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। GDP शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इज। पूरे साल की GDP जो निकलती है वो अपनी इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी को शो करती है। इन इंडिया, भारत में द मैमोथ विशाल टास्क ऑफ मेजरिंग GDP इज अंडरटेकन बाई ए सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। दिस मिनिस्ट्री with the help of various government department of all the Indian states and union territories। अब GDP को निकालने के लिए जितने भी स्टेट्स हैं, टेरिटोरी स्टेट्स हैं, सब सबऑर्डिनेट के रूप में काम करते हैं। वो अपनी GDP का डाटा कलेक्ट करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराते हैं। कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर प्राइजेज एंड देन एस्टिमेटेड इन द GDP, और पूरे कंट्री की GDP निकल के सामने आती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हिस्टोरिकल चेंज
इन सेक्टर्स, किस तरह से भारत में हिस्टोरिकल चेंजेज हुए. जनरली इट हैज़ बीन नोटेड फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ मैनी नाउ डेवलप्ड कंट्रीज दैट इनिशियल stage of development, initial primary sectors was most important sector of economics activities. हमारे यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर्स इज ए इम्पोर्टेंट सेक्टर्स इन आवर economy. How? As the methods of farming changed and agriculture sector began to prosper in our country, agriculture sector is prosper because more than 65-70% people are engaged in primary sector. It produced much more food than before. Many people could now take up other activities. There were increased number of craft persons and traders. Buying and selling activities increasing many times. Besides, there were also transportations, मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स और रॉ मटेरियल के बीच में जो आता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशंस है, एडमिनिस्ट्रेशंस है, आर्मी. However, at this stage, most of the goods produced were natural product from the primary sector and most people were also employed in these sectors. कितने लोग प्राइमरी सेक्टर्स में? 70%. फिर मैन्युफैक्चरिंग में, सेकेंडरी सेक्टर्स, और जो सर्विसेज में काम आते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, वो टर्शरी सेक्टर्स में इंक्लूड किया जाता है. ओवर ए लॉन्ग टाइम, more than 100 years, and especially because new methods of manufacturing were introduced. फिर उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट हुआ. रॉ मटेरियल को तैयार माल में, आइटम्स में परिवर्तन करना. मैन्युफैक्चरिंग जो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा. एक्सपेंडिंग those people who had earlier worked on farms now began to work in factories in large numbers. People began to use many more goods than were produced in factories at cheap rates. जो काम हाथ के द्वारा किया जाता था, धीमे धीमे वो मशीन के द्वारा किया जाने लगा, जो रेट में काफ़ी सस्ता पड़ता है. अब सेकेंडरी सेक्टर्स ग्रेजुअली बिकेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर्स या इम्पोर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शंस एंड एम्प्लॉयमेंट. अब सेकेंडरी सेक्टर्स की इम्पोर्टेंस निश्चित रूप से बढ़ी है. Hence, over time, a shift had taken place. This means the importance of the sectors had changed. अब सेक्टर में परिवर्तन हुआ. प्राइमरी सेक्टर्स का काम प्रोडक्शन को लाना और मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर्स में आता है. इन द पास्ट 100 years, अब बिफोर 100 years जब जाते हैं, देयर हैज़ बीन ए फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी सेक्टर्स. वो कहाँ पर पहुँचा? अब वो सेकेंडरी सेक्टर्स की तरफ बढ़ा. टू टेरिटोरी सेक्टर्स इन डेवलप्ड कंट्रीज. द सर्विस सेक्टर हैज़ बिकम the most important in terms of total production. Most of the working people are also employed in these sectors. We are seeing in developed countries, territory sector is very important because all services are
provide. This is the general pattern observed in developed countries. Now we are comparing India and America. In our country, mostly 70%, 65, 70% people engage in primary sectors in our countries. But in America, America is a developed countries. Hardly 10 to 15% people are engaged in agriculture sectors, and a lot of number of persons engage in territory sectors. So in America, territory sector is important. What is the total production and employment in the three sectors in India? Over the year, have there been change similar to the pattern observed for the developed countries? We shall see the next section. हम इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. नाउ यू विल फाइंड आउट 6 to 8 extra or short questions answer. Note down in your fair copies. Okay, thank you.